कोचिंग के लिए पैसे की ज़रूरत थी, पैसे तब थे नहीं, पैसे ही नहीं बचते थे कि कोचिंग ली जाती, तो मेरे द्वारा कोई भी ऐसी फॉर्मल कोचिंग कहीं से भी नहीं ली गई। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जितने भी हैं वो भी उसी को सफल बना सकते हैं जो कि खुद से भी तैयार हो। आप देखेंगे कि 100 मीटर की रेस सभी भागते हैं लेकिन उसेन बोल्ट एक ही बनता है। तो वो फोकस की बात है। अकेले ही मैं पढ़ता था, तो अकेले ही मैंने पढ़ाई की, आइसोलेशन में पढ़ाई की। वन फाइन डे रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद मैंने ज्वाइन किया। अभी भी जो मेरे साथ पढ़ते थे आधे से ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं होगा कि मैं यहाँ पर एज एन IPS बैठा हूँ। कौन से अटेम्प्ट में हो गया था आपका क्लियर? देखिए, मेरा 3rd अटेम्प्ट था जिसमें कि मेरा सिलेक्शन हो गया था। मेरा रैंक 83 आया था। लेकिन जब 2 अटेम्प्ट आपके नहीं निकले थे उस समय आपको क्या निराशा हुई थी? निराशा तो कभी होना ही नहीं चाहिए। देखिए, जो डेस्टिन्ड चीजें हैं, जो होनी है वो तो होती हैं और होने को कोई टाल भी नहीं सकता। तो जो चीज टाली ही नहीं जा सकती तो उस चीज के लिए निराशा क्यों करनी, क्योंकि तैयारी मांगती है कोई भी चीज। अब इंडिया का बड़ा एग्जाम है जो सिविल सर्विसेज एग्जाम है। ऐसा समय भी आता है जब लोग कहते हैं कि घर में बैठे हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो, तो उन चीज़ों से डिमोटिवेटेड नहीं होना चाहिए। लोग बोलते हैं, अब लोगों के बोलने से आप डिसहार्टेंड अगर होने लग जाएं और आपका फोकस बिगड़ने लग जाए तब दिक्कतें आती हैं। तो आदमी को अपना फोकस और गोल की तरफ ओरिएंटेड रहना चाहिए और जो लोग बोलते हैं उनकी बातें सुन लेनी चाहिए। और नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और मैं इस समय देहरादून में मौजूद हूँ। अब हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जो हमारे देश के UPSC एस्पिरेंट्स को डेडिकेटेड होगी। आज हमारे साथ SSP DIG देहरादून है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका और सबसे पहले तो शुभकामनाएं आपको, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम मिले तब आप SSP कुंभ मेला थे, अब आप DIG और SSP देहरादून है। बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। सबसे पहला जो सवाल ये है कि आपकी शुरुआत कहाँ से हुई, क्योंकि आप भी एक समय में UPSC एस्पिरेंट रहे होंगे, आपकी भी इच्छा होगी इस सर्विस में आने की, तो कैसे एक एस्पिरेंट से एक ऑफिसर का सफ़र आपका शुरू हुआ? देखिए, जब बचपन में हम देखते थे ऑफिसर्स को, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, चाहे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हो, तो हमको लगता था कि हमें भी कुछ ऐसा बनना चाहिए ताकि लोग हमको देखें, लोग हमको सुने। तो वहाँ से हमारा एक रुझान सा शुरू हुआ। तो उसके बाद हम लगातार, जब मैं छोटा भी था, जब मैं 7th 8th क्लास में रहा हूँगा, तभी से मैंने जो मैगजीन्स आती हैं उन मैगजीन्स को भी पढ़ना शुरू किया। तो उसमें जो सक्सेसफुल लोग थे उनके इंटरव्यूज छपे होते थे, तो उनको पढ़ता था मैं, तो उनसे इंस्पायर भी होता था। दूसरा, मेहनत करनी पड़ती है, कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। हम पढ़ते भी थे तो मेहनत भी चाहिए ही होती है, लेकिन एक तरीके से इंस्पिरेशन और मोटिवेशन के लिए लगातार जो मैगजीन्स में इंटरव्यू आते थे उनको हम पढ़ते थे, तो उससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता था। फिर सिविल सर्विसेज की तरफ रुख, जब मैं छोटा था तभी से मुझको लगता था कि सिविल सर्विसेज की तरफ ही मेरे को रुख करना चाहिए। तो जो भी मैं पढ़ता था उसमें मेमोरी पावर भी स्ट्रांग थी, उनको याद भी रख लेता था, मार्क्स भी ठीक आते थे, तो लगता था कि मुझको ट्राई करना चाहिए और मैं एक सिविल सर्वेंट बन सकता हूं। तो वही शुरुआत से हमने प्लान किया। उसके बाद जब मेरा 12th क्लास हुआ, 12th क्लास के बाद मैं फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी अपने सब्जेक्ट पे मैंने पूरा का पूरा होल्ड रखा, क्योंकि जैसे UPSC में हमारे टाइम में 2 सब्जेक्ट्स होते थे, तो 2 सब्जेक्ट्स में एक में मैंने ऑनर्स किया हुआ था। तो ऑनर्स करने के बाद MSc भी मेरे द्वारा जियोलॉजी में ही किया गया था, तो एक सब्जेक्ट मेरे द्वारा जियोलॉजी का ही रखा गया और दूसरा सब्जेक्ट, क्योंकि ज्योग्राफी में मेरा इंटरेस्ट था, तो ज्योग्राफी मेरे को अच्छा भी लगता था, मैं एटलस काफ़ी पढ़ता भी था। इसके अलावा मुझको जगहों के बारे में जानने का बड़ा मन होता था, तो मेरे द्वारा दूसरा सब्जेक्ट फिर ज्योग्राफी रखा गया। तो इन दोनों सब्जेक्ट्स के थ्रू फिर मैंने UPSC एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया और मैं आज आपके सामने यहाँ पर बैठा हूँ। सर, आपने कहा दिल्ली यूनिवर्सिटी से आपकी पढ़ाई हुई, तो तैयारी आप खुद से कर रहे थे या आपने दिल्ली में मुखर्जी नगर, करोल बाग, इन जगहों में रह करके तैयारी की? देखिए, बेसिकली कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए पैसे की ज़रूरत होती है जी। पैसे बहुत लिमिटेड हुआ करते थे। जब हम स्टूडेंट थे तो हम बहुत ही ऐसे बैकग्राउंड से, एफ्लुएंट बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करते थे, तो जितना भी हमें
पैसा मिलता था, उसमें हमें पढ़ना भी होता था, फीस भी भरनी होती थी कॉलेज का, और अपना रहने और खाने का भी देखना पड़ता था। उसके बाद पैसे ही नहीं बचते थे कि कोचिंग ली जाती, तो मेरे द्वारा कोई भी ऐसी फॉर्मल कोचिंग कहीं से भी नहीं ली गई। लेकिन हाँ, एक नैक होता है, तो मैं घूमता ज़रूर था। तो मैं कई बार JNU के आसपास जो एरिया है वहाँ पर घूमता था, वहाँ पर मैगजीन्स देखता था, उन मैगजीन्स को उठाता था, देखता था। जो मैगजीन मेरे को लगती थी कि काम की है, उनको मैं खरीदता भी था। इसके अलावा सब्जेक्ट मैटर के लिए मैंने सारी बुक्स, जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं, उन्हीं को पढ़ा। जो राइटर्स, जो बेस्ट राइटर्स थे, उनकी बुक्स को मैं पढ़ता था। तो बस मेरी जो पढ़ाई थी, मेरी जो प्रिपरेशन थी, वो उन्हीं से की गई। मैं ग्रुप स्टडी पे बिलीव नहीं करता था, तो अकेले ही मैं पढ़ता था। तो अकेले ही मैंने पढ़ाई की, आइसोलेशन में पढ़ाई की, और किसी को बहुत ज़्यादा बताया भी नहीं कि मैं सिविल सर्विसेज को ऑप्ट कर रहा हूँ या सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दे रहा हूँ। वन फाइन डे रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद मैंने ज्वाइन किया। अभी भी जो मेरे साथ पढ़ते थे, आधे से ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं होगा कि मैं यहाँ पर एज एन IPS बैठा हूँ। तो कोचिंग के लिए पैसे की ज़रूरत थी, पैसे तब थे नहीं, तो बिना कोचिंग के ही हमने अपनी स्टडी। तो सर पैसे नहीं थे, पैसे आपके पास नहीं थे या पारिवारिक पृष्ठभूमि उतनी अच्छी नहीं तो थी? भाई बात तो पैसे, तो जब हम बच्चे होते हैं तो बच्चे कहीं कमाते तो है नहीं जी। तो बच्चों को तो फैमिली का सपोर्ट होता है जी। तो फैमिली जितना सपोर्ट फैमिली ने, जबकि रिसोर्सेस ना होते हुए भी मेरे को दिल्ली यूनिवर्सिटी भेजा, वहाँ पर मेरी पढ़ाई, शिक्षा दीक्षा वहाँ पर हुई, उतना ही बहुत था। एक बेसिकली एटमॉस्फेयर मिलता है, एक एम्बियंस मिलता है, लोगों से आप इंटरेक्ट करते हैं तो काफ़ी कुछ चीज़ें आप सीखते हैं। तो बीइंग दिल्ली यूनिवर्सिटी में होने के कारण मेरा काफ़ी लोगों से इंटरेक्शन रहा। कई यूनिवर्सिटी टॉपर्स भी थे, कई बहुत डिबेटर्स थे, उन सब से यानी इंटरेक्शन जो रहा, इंटरेक्शन से आदमी काफ़ी कुछ सीखता है। और बिगर द ग्राउंड यानी बड़े शहर में आप ज़्यादा सीखते हैं, क्योंकि छोटे शहर में इतने लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पाते। तो बड़े शहर में रहने के कारण मुझको काफ़ी हेल्प मिली। सर कौन से अटेम्प्ट में हो गया था आपका क्लियर? देखिए, मेरा 3rd अटेम्प्ट था, जिसमें कि मेरा सिलेक्शन हो गया था। मेरा रैंक 83 आया था। 83 के बाद मुझको IPS मिला, तो मैं खुश हूँ कि मेरे को IPS मिला। IPS मिलने के बाद मेरे को होम कार्डर मिला, तो बहुत ही अच्छा रहा। आज मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ वहीं पर मैं अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। इससे अच्छा क्या हो सकता है? सर जब भी हम तैयारी करते हैं किसी भी एग्जाम की, तो बहुत सारे हर्डल्स आते हैं, बहुत सारी बाधाएं आती हैं। कुछ ऐसे भी फैक्टर होते हैं जो हमारी कमियों की वजह से भी हमें देखने को मिलते हैं। तो जब आप तैयारी कर रहे थे तो आपके लिए क्या एक चैलेंज था? बेसिकली जब मैं 21-22 साल का हो गया, मेरी MSc कंप्लीट हो गई, तो मुझको लगा कि मुझको कमाना भी पड़ेगा और कमाने के साथ अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। तो मैंने JRF नेट दिया। JRF नेट मेरा क्वालिफाई हुआ। JRF नेट क्वालिफाई होने के बाद मेरे द्वारा 1 साल रिसर्च भी की गई। जब रिसर्च में कर रहा था तो मुझे लगा कि रिसर्च में मैं पूरा टाइम अपना दे नहीं पा रहा हूँ, तो मेरे द्वारा फिर रिसर्च छोड़ दी गई। उसके बाद मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाना शुरू किया। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में मेरा सब्जेक्ट जो था, मैंने बायोलॉजी पढ़ाया। तो मेरे काफ़ी जो स्टूडेंट्स हैं आज डॉक्टर्स हैं, कोई सर्जन है, कोई रेडियोलॉजिस्ट है, तो मेरे द्वारा कोचिंग भी दी गई। तो विभिन्न कोचिंग संस्थानों में मेरे द्वारा पढ़ाया गया, और जब मैं कोचिंग संस्थाओं में पढ़ा ही रहा था तब मेरा भी सिलेक्शन हो गया। तो यानी हर्डल्स तो ऐसा कुछ नहीं थे, लेकिन ये होता है कि एक समय के बाद आदमी को देखना पड़ता है चीज़ों को, और लेकिन फोकस्ड भी रहना पड़ता है। तो फोकस तो एक ही तरफ था, लेकिन अपना जो आजीविका चलाने के लिए, रोजगार चलाने के लिए मेरे द्वारा कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया गया, जिससे कि मेरी अर्निंग हो जाती थी। उस अर्निंग से फिर मैं किताबें भी इजीली खरीद लेता था, मैगजीन्स भी इजीली खरीद लेता था, न्यूज़पेपर्स भी इजीली खरीद लेता था और उनको पढ़ता था। उनको पढ़ने से फिर मैं यहाँ पर। सर आपने बोला कि बहुत ज़्यादा लोगों को पता नहीं था, आप आइसोलेटेड होके पढ़ रहे थे, तो घर वालों को पता था या उनके संज्ञान में भी नहीं? घर वालों को तो पता ही रहेगा जी। घर वालों को तो पता ही था जी। बीच में मेरे कई सिलेक्शंस भी हुए, लेकिन मैंने वो चीज़ें ज्वाइन नहीं की जी। क्योंकि मेरा ये था कि जब जाएंगे तो सिविल सर्विसेज में ही जाएंगे। तो कभी जहाँ जहाँ पर सिलेक्शन हुए वो मैं छोड़ता भी चला गया। तो घर वाले पूछते भी थे, लेकिन घर वालों का सपोर्ट होना बड़ा ज़रूरी है। तो हमेशा से घर वालों का पूरा सपोर्ट मुझको, क्योंकि इमोशनल सपोर्ट बड़ा ज़रूरी होता है। कई बार ऐसा समय भी आता है जब लोग कहते हैं कि घर में बैठे हो आप, कुछ नहीं कर रहे हो, तो उन चीज़ों से डिमोटिवेटेड नहीं होना चाहिए।
आपको अपना फोकस हमेशा बनाए रखना चाहिए, क्योंकि तैयारी मांगती है कोई भी चीज़। अब इंडिया का बड़ा एग्ज़ाम है जो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम है, होता है कई लोग कम उम्र में निकाल लेते हैं, कई लोग थोड़ा देर में निकलते हैं, कई और देर में निकालते हैं, लेकिन फोकस्ड होना बड़ा ज़रूरी है। जैसे मैं निकला था तब मेरी एज लगभग 25 साल की थी, तो मेरा सिलेक्शन हुआ। लेकिन लोग बोलते हैं, अब लोगों के बोलने से आप डिसहार्टेंड अगर होने लग जाएं और आपका फोकस बिगड़ने लग जाए तब दिक्कतें आती हैं। तो आदमी को अपना फोकस और गोल की तरफ ओरिएंटेड रहना चाहिए, और जो लोग बोलते हैं उनकी बातें सुन लेनी चाहिए, और सुनकर अपने जो मंजिल है उस तक लगातार चलते रहना चाहिए। क्योंकि पेशेंस एंड परसिवियरेंस, धैर्य रखना जी और संयम रखना, जी तो संयम से आपको चलते रहना चाहिए और मेहनत करते रहना चाहिए, तो आपको कोई भी मंजिल मिल जाएगी। सर, अब तो क्योंकि आपको सर्विस का बहुत अनुभव हो गया, तो आप अपने अनुभव से भी ये बात कह रहे हैं धैर्य और संयम, लेकिन जब 2 अटेम्प्ट आपके नहीं निकले थे उस समय आपको क्या निराशा हुई थी? देखिए, ऐसा हुआ था कि जो मेरा पहला अटेम्प्ट था, तो अटेम्प्ट में क्या हुआ कि मैंने मेंस तक गया। तो मेंस जब मैं लिख रहा था तो मैं कॉपी बुक से चल रहा था कि इतने वर्ड्स हैं तो इतने ही वर्ड्स लिखे जाएं, इतना है इतना ही लिखा जाए। तो मैं अपने को बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्रेस नहीं कर पाया, जो मैं आंसर लिख रहा था उनसे मैं भी सेटिस्फाइड नहीं था। तो वो चीज़ जब मेरा रिजल्ट आया पहली अटेम्प्ट का, तो मैंने देखा कि वो काफ़ी मेरी ही कमियों के कारण कम मेरे मार्क्स आए थे। तो फिर दूसरे अटेम्प्ट में मैंने उस चीज़ को बिल्कुल उस चीज़ को आउटकम किया, उस चीज़ को दूर किया, और दूसरे अटेम्प्ट में मेरे मार्क्स तो काफ़ी अच्छे आए थे, थोड़ा इंटरव्यू में मेरे मार्क्स कम आए। तो उसके अगली बार मैंने फोकस किया कि क्योंकि मेरी राइटिंग स्किल्स अच्छी थी, रिटन में मेरे अच्छे मार्क्स थे, क्योंकि मेरे जो फर्स्ट अटेम्प्ट से सेकंड अटेम्प्ट में मेरे लगभग 100 नंबर बढ़े थे। तो 100 नंबर बढ़े थे तो मुझको लगता था कि मैं राइटिंग स्किल्स ठीक हैं तो और भी नंबर मेरे आ सकते हैं। तो मैंने जो थर्ड अटेम्प्ट था उसमें फिर पूरी मेहनत से दिया, और फिर जो थर्ड अटेम्प्ट में थे उसमें सेकंड अटेम्प्ट से भी वापस मेरे लगभग 80 नंबर बढ़ गए थे। तो 80 नंबर बढ़ने के बाद हालांकि इंटरव्यू में तब भी मेरे कम मार्क्स आए थे, लेकिन मेरे रिटन के मार्क्स काफ़ी अच्छे थे, जिसके के कारण मेरा सिलेक्शन हो गया। तो निराश नहीं हुए आप पहले? निराशा तो कभी होना ही नहीं चाहिए। देखिए, जो डेस्टिन्ड चीज़ें हैं, जो होनी है वो तो होती हैं, और होने को कोई टाल भी नहीं सकता। जी। तो जो चीज़ टाली ही नहीं जा सकती, तो उस चीज़ के लिए निराशा क्यों करनी। और हर एक व्यक्ति जब यहाँ पर जन्म लेता है तो उसका कोई ना कोई कार्य होता ही होगा, तभी यहाँ पर उसने जन्म लिया है। जो इंसान की योनि में जन्म लेता है तो कोई ना कोई उसको कार्य संपादित करना होता है, उसको एग्जीक्यूट करना होता है, उसीलिए वो इंसान की योनि में जन्म लेता है। तो हमें कभी भी निराशा नहीं लेनी चाहिए। ये चीज़ें तो सिखाती हैं और आदमी को और ज़्यादा स्ट्रांग बनाती हैं। तो फेल्योर्स तो लाइफ का अंग है, लेकिन फेल्योर्स से सीखना ज़रूरी है। अगर आप कहीं पर फेल होते हैं उससे आप सीख लीजिए, और सीख लेकर आगे बढ़िए, यही चीज़ है। तो निराशा तो कभी नहीं होनी चाहिए। सर, आजकल जब हम दिल्ली जाते हैं या हम मुखर्जी नगर जाते हैं, करोल बाग जाते हैं, तो बड़े बड़े होल्डिंग्स लगे हुए हैं, पोस्टर्स लगे हुए हैं। ऐसे में जो बच्चा किसी दूर दराज गाँव से जा रहा है और भारत में कोई अंतिम पायदान के क्षेत्र से जा रहा है, अंतिम पंक्ति के क्षेत्र से जा रहा है, तो वो कंफ्यूज हो जाता है वहाँ जाकर के कि मैं क्या करूँ, इधर जाऊँ उधर जाऊँ। सब गारंटी दे रहे हैं 100% सक्सेस की। तो ऐसे में स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए? देखिए, पहले तो अपना इंट्रोस्पेक्शन करना बड़ा ज़रूरी है, कि अपनी काबिलियत पता होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको पता है कि आपके अंदर काबिलियत है, उसके बाद अगर कोई आप फील्ड चूज़ करते हैं तो आपको उसमें सक्सेस ज़रूर मिलती है, उसमें सफलता मिलती है। हम भी बहुत छोटी जगह से थे, हम एक बड़े शहर में गए, उस शहर में अपने लिए एक निश बनाई, उसमें फिर अपनी जगह बनाई, जगह बनाने के बाद फिर हम यहाँ पर आए हैं। तो कोई भी व्यक्ति छोटी जगह से, क्योंकि आप देखेंगे ज़्यादातर लोग ग्रामीण परिवेश से ही होते हैं जी। तो वो विलेज से उठ के गए, एक नॉर्मल टाउन में गए, टाउन के बाद एक सिटी में गए, और फिर एक मेगा सिटी में गए। तो हर एक चीज़ का एक्सपोजर मिलता है। उस एक्सपोजर को किस तरीके से आप लेते हो, क्योंकि मैंने देखा है, तैयारी करते हुए स्टूडेंट्स को भी देखा है, बातें करते हुए स्टूडेंट्स को सुना है, तो उन चीज़ों से हमने काफ़ी सीखा भी है। तो कोई भी व्यक्ति अगर ओरिएंटेड होकर जाता है, फिर वो कहीं भी हो,
जो शिक्षा लेने के लिए जाता है वो शिक्षा ही लेकर आता है। चकाचौंध में कोई आदमी अगर चला जाता है तो फिर वो चकाचौंध आदमी का फोकस हटा देती है, और फोकस हटाने के बाद फिर फोकस पकड़ पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो फोकस्ड रहना चाहिए, और फोकस्ड जो है उसको सफलता जरूर मिलती है। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जितने भी हैं वो भी उसी को सफल बना सकते हैं जो कि खुद से भी तैयार हो। आप देखेंगे कि 100 मीटर की रेस सभी भागते हैं लेकिन उसेन बोल्ट एक ही बनता है। तो वो फोकस की बात है। तो फोकस्ड रहना है। ट्रेनिंग तो ऑल ओवर वर्ल्ड सब 188 कंट्रीज हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं ओलंपिक्स में। तो ओलंपिक्स में जो जाते हैं तो 188 कंट्री के कितने ही लोग क्वालिफाई कर पाते हैं, क्वालिफाइंग में कितने ही लोग फाइनल हीट तक पहुंचते हैं, और कितने ही लोग उसमें गोल्ड मेडल जीतते हैं। तो फोकस होना बड़ा जरूरी है, कड़ी मेहनत और फोकस्ड होना, इन दोनों का कोई भी विकल्प नहीं है। जो फोकस्ड होकर चलते हैं और मेहनत करते हैं उस गोल को अचीव करने के लिए, तो उनको गोल प्राप्त जरूर होता है। सर, आजकल जो लोग तैयारी करने आगे बढ़ रहे हैं, जो बनना चाहते हैं, जिनका सपना है, उनको किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए? देखिए, सपना देखना अच्छी बात है, सपना पूरा करना बड़ी बात है। तो कोई भी अगर आप सपना देखते हैं तो सपने को पूरा करने के लिए आपको जी जान लगा देनी चाहिए। अगर आपने सपना देखा है कि मेरे को सिविल सर्विसेज करना है तो आप फोकस्ड हो जाइए, लेकिन आप एक स्मार्ट स्टडी करें। आप ऐसे ही स्टडी ना करें, क्योंकि आप देखते होंगे कि मेहनत कई लोग करते हैं लेकिन फोकस्ड मेहनत बहुत कम लोग करते हैं। जब हम तैयारी करते थे हमको क्वेश्चन पेपर्स पता रहते थे कि क्वेश्चन पेपर्स इस पैटर्न के आते हैं। उस पैटर्न को देखते हुए पहले तो हमने पूरा पढ़ा सिलेबस, उसके बाद हमने पैटर्न देखा कि किस पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उस पैटर्न को देखने के बाद हमको पता पड़ा कि इस पैटर्न के हिसाब से हमको कैसे तैयारी करनी है। तो एग्जाम बेस्ड तैयारी हमारे द्वारा की गई। कई बार क्या होता है, आदमी पढ़ता तो सब कुछ है, स्टूडेंट पढ़ता तो सब कुछ है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि एग्जाम किस पैटर्न से आता है। तो एग्जाम का पैटर्न भी पता होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, राइटिंग स्किल्स से, क्योंकि कई बार पूछा जाता है किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना है तो उसको एक्सप्लेन किया जाता है, किसी चीज़ को क्रिटिसाइज करना है तो क्रिटिसाइज किया जाता है, किसी चीज़ को एग्जामिन करना होता है तो उसको एग्जामिन किया जाता है। तो बेसिकली जो चीज़ पूछी जाए उसी का आपको आंसर लिखना पड़ता है। अगर पूछा जाए कि किसी चीज़ को एक्सप्लेन कीजिए और आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो आपको मार्क्स नहीं मिलते हैं। सिमिलरली जहाँ पर आपके व्यूज़ पूछे जाते हैं वहाँ पर आपको व्यूज़ देने होते हैं। तो इस तरीके से होता है। तो राइटिंग स्किल्स भी होनी चाहिए, आपको पैटर्न भी पता होना चाहिए, और आपकी भाषा पे पकड़ भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर भाषा पे पकड़ नहीं होगी तो आप एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं मात खा जाएंगे, गच्चा खा जाएंगे। सर, जब भी कोई व्यक्ति सोचता है कि मैं एक IAS बनूं, मैं एक IPS बनूं, तो उससे पहले उसके मन में एक और विचार आता है कि जब मैं बन जाऊंगा तो मैं समाज के लिए, लोक सेवा के लिए ये काम करूंगा, एक लक्ष्य निर्धारित कर लेता है। तो जब आप तैयारी कर रहे थे तो क्या आपके मन में भी कोई विचार था कि बनने के बाद मैं ये काम तो सबसे पहले जरूर करूंगा सिस्टम में जाके? देखिए, कई चीज़ें हैं। सबसे पहले तो नौकरी पाना सबसे बड़ी चीज़ होती है। हमने जब सोचा था कि हमको लगता था कि हम सिविल सर्विसेज में फिट हो सकते हैं, हम ये पा सकते हैं, तो हमने इसकी तैयारी शुरू की। हमको लगा कि बेस्ट एग्ज़ाम है और हमें लगता था कि हम बन सकते हैं, तो हमने तैयारी शुरू की। हमको पता था, देखिए, जो हमें सर्विस मिली है उस सर्विस का है हमारा जो मेन काम है वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, मेंटेनेंस ऑफ पीस है, इसके अलावा क्राइम डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन है। तो जब हम बन गए तो हमको नए आयामों का पता पड़ा। देखिए, जनता की सेवा तो करना है ही है, क्योंकि हम पब्लिक सर्वेंट हैं, लेकिन जनता की सेवा किस तरीके से करना है वो सर्विस में आने के बाद ही आदमी सीखता है। जब सर्विस में आने के बाद हमको सिखलाई मिली, फिर हमें एक्सपीरियंस हुआ, तो एक्सपीरियंस होने के बाद हमको पता पड़ा कि किस चीज़ समस्या को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो धीरे धीरे चीज़ें आपको ग्रूम करती हैं, समस्याएं भी आती हैं, प्रॉब्लम्स भी आती हैं, डिफ़िकल्टीज भी आती हैं, और हम रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उन चीज़ों को फेस करते हैं और उन चीज़ों का निराकरण करते हैं। तो पहले कुछ पता नहीं रहता। सर, अपने तैयारी के दौरान का कोई ऐसा किस्सा जो आपको बहुत ज़्यादा याद आता हो, और मोड़ जहाँ जिसने आपको मोटिवेट किया? बताता हूँ।
मैं पढ़ाता भी था, जैसे मैंने आपको कहा, और मैंने काफ़ी जगहों में पढ़ाया भी। जी। तो मेरा घर, जैसे मेरे मदर फादर दिल्ली में रहते थे और मैं फिर पढ़ाने जाता था। कभी मैं पठानकोट में पढ़ाने जाता था, कभी मैं अलीगढ़ में पढ़ाने जाता था। कई बार अलीगढ़ में कर्फ्यू लगा होता था। कर्फ्यू के दौरान मैं ही अकेला आदमी था जो कि सड़कों पर घूमता था। तो कई बार पुलिस वाले ही मुझको रोक देते थे। तो मैं कहता था कि साहब, मैं तो यहाँ पर एक शिक्षक हूँ और पढ़ाने के लिए आया हूँ, और क्योंकि मैं रेलवे स्टेशन से आ रहा हूँ और मेरे को घर तक जाना है। तो कई बार पुलिस वाले ही, जो हमारे कांस्टेबल्स हैं, वही मेरे को अपनी बाइक में पीछे बैठाते थे और मेरे को छोड़ के आ जाते थे। तो यानी कि मैं उस टाइम भी, मेरे को पुलिस काफ़ी अच्छी लगती थी और पुलिस ने हर जगह हमें सपोर्ट ही किया। जबकि अलीगढ़ में कर्फ्यू लगा होता है और आपने देखा होगा कि कर्फ्यू में कोई बाहर निकलता है तो उसको पुलिस वाले बंद कर देते हैं। जनरल आम धारणा ये है, लेकिन मेरे साथ कभी भी ऐसा नहीं हुआ। जबकि अलीगढ़ में कर्फ्यू भी होता था तो पुलिस वाले ही मेरे को घर तक छोड़ आते थे। तो ये बहुत अच्छी चीज थी। और आज मैं पुलिस में खुद हूँ तो उस टाइम की मेरे को वो चीज याद आती है। सर, जब आप तैयारी कर रहे थे तो आपके बहुत सारे दोस्त होंगे, वो भी तैयारी कर रहे होंगे, तो अभी उनमें से कुछ ऐसे नाम हैं जो आपके जैसे पदों पर? जब हम पढ़ते थे, हम 3 लोग सिविल सर्विसेज में आए। एक मैं हूँ, IPS ऑफिसर हूँ, और 2 मेरे साथ के इंडियन रेवेन्यू सर्विस में हैं जो कि IRS ऑफिसर्स हैं। तो हम 3 लोग थे जो पढ़ते थे, यानी MSc में हम साथ थे। आज हम यहाँ पर सर्विसेज में भी साथ हैं। और एक कॉलेज में भी मेरे साथ में, मेरी क्लास में ही पढ़ता था, वो भी इंडियन रेवेन्यू सर्विस में है, लेकिन उसका बैच थोड़ा जूनियर बैच है। तो ये 4 लोगों को मैं जानता हूँ, लेकिन स्टडी हमने कभी साथ नहीं की। तो अभी उनसे टच में रहते हैं सर? हाँ, मैं उनसे टच में रहता हूँ। ठीक है। क्योंकि जो पुराने दोस्त हैं, जो पुराने सहपाठी हैं, उनसे हमेशा टच में रहना चाहिए। कई चीज़ें आप सीखते भी हैं, कई बार आपको एडवाइसेस भी चाहिए होती हैं। दोस्त हमेशा सही एडवाइस देते हैं, ऐसा मेरा मानना है। और मुझको जब भी एडवाइस मिलती है, सही मिलती है, और मैं उनको फॉलो भी करता हूँ। सर, अंत में आप क्या संदेश देंगे उन सभी देश में तैयारी कर रहे UPSC एस्पिरेंट्स को, जिनका लक्ष्य है, जो बनना चाहते हैं और लोक सेवा के लिए, समाज के लिए कुछ, सबसे पहले नौकरी प्रायोरिटी आपने कहा, लेकिन उसके बाद लोक सेवा के लिए जो आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको आप क्या संदेश देंगे? देखिए, सबसे पहले तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसको कि आप पा नहीं सकते। बस आपको ये है कि आपको उसको पाने के लिए कोशिशें करनी होती हैं। तो कोशिशें जारी रखनी चाहिए और कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, हताश नहीं होना चाहिए। फेल्योर्स तो आते ही रहते हैं, और कहते हैं ना, सक्सेस इज काउंट द स्वीटेस्ट बाय दोज हु नेवर वॉन। तो सक्सेस भी उन्हीं को मीठी लगती है जो स्ट्रगल करके आगे पहुंचते हैं, और जो कभी नहीं, कई बार ऐसा होता है जो कभी नहीं जीते, उनको एक जीत मिल जाती है। उस जीत की मिठास उसी से पूछो कि उसको उस जीत की मिठास कैसी लगती है। तो मैंने एक पोइट्री भी पढ़ी थी, उसमें पढ़ा था कि डाइंग सोल्जर, यानी मरते हुए सैनिक भी ये जानना चाहते हैं कि जीता कौन। तो जब मरना, उसको ये पता है कि उसकी मौत निश्चित है, लेकिन उसके बाद भी वो जानना चाहता है कि जीता कौन है, कि हमारी साइड जीती है या दूसरी साइड, हालांकि उसको पता है कि वो मर रहा है। तो बेसिकली इस तरीके का जज्बा होना चाहिए, नेवर टू से डाई स्पिरिट होनी चाहिए। तो ऐसे लोगों को सक्सेस मिल जाती है। तो कभी हमको डिगना नहीं चाहिए, अडिग रहना चाहिए, डिटरमिन्ड रहना चाहिए, फोकस रहना चाहिए, और सक्सेस आपके पाँव चूमेगी, इसका विश्वास रखना चाहिए। सर, तो ये जो पूरा हमारा कन्वर्सेशन है, ये तमाम देश भर के UPSC एस्पिरेंट को डेडिकेटेड है, और ये एक आपसे इसकी शुरुआत हुई है आज, और आगे ये चलता रहेगा। तो ये कन्वर्सेशन आपको कैसा लगा? देखिए, ऐसा है कि आपसे मेरा कन्वर्सेशन हुआ है, अगर इस कन्वर्सेशन के माध्यम से कोई भी मोटिवेट हो जाए, कोई भी व्यक्ति अगर जो यानी कि सेल्फ रियलाइजेशन कर ले, तो उससे ज़्यादा सक्सेस इस जो संवाद है उसकी कोई हो नहीं सकती। तो उसकी सफलता ही ये है कि कोई इससे मोटिवेटेड हो जाए, कोई फोकस्ड हो जाए, कोई निराश है तो वो वापस रिजुविनेट हो जाए। तो ये मैं चाहूँगा कि इसको आप बताएं लोगों को, ताकि लोग आगे बढ़ें, फोकस्ड रहें और राष्ट्र निर्माण का कार्य करें। जी, तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ SSP DIG
देहरादून जन्मेजय खंडूरी जी, ये संवाद आपको कैसा लगा? सर की कौन सी बातें आपको अच्छी लगी, कौन सी बातों से आप इत्तेफाक रखते हैं, किस बात को आप भी अपने जीवन में एक्सपीरियंस करते हैं, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। आज की संवाद श्रृंखला में इतना ही, फिर हम मिलेंगे किसी नए ऑफिसर के साथ, किसी नए शख्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।